गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो बच्चों। आज जियो का स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, संसाधन और विकास। संसाधन क्या होते हैं? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधनों का विकास करना आवश्यक होता है कि जब तक मनुष्य के उपयोग के लायक कोई पदार्थ नहीं है तब तक वो संसाधन नहीं कहलाता है। तो इसी चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और विकास के आधार पर उनको हम कितने भागों में या प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो विषय वस्तु होती है या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, नोट्स होती है, लेसन के शुरू में, गाइड के शुरू में हम फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। एक समरी होती है, लगभग पूरे लेसन जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं या फिर क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं में आ जाते हैं। अब पहला है संसाधन, कि कोई भी भौतिक पदार्थ या कोई भी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो क्या कहलाता है। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछे संसाधन क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो संसाधन कहलाता है। उसके बाद में संसाधनों के प्रकार। अभी संसाधनों के प्रकार, अब पहले प्रकार में क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति की देन है, प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति की देन होते हैं। उनको बनाने में मनुष्य का कोई हाथ योगदान नहीं होता। मनुष्य उनका विकास कर सकता है, मनुष्य उनमें परिवर्तन कर सकता है, लेकिन मनुष्य उनको बना नहीं सकता। अब प्राकृतिक संसाधनों में आता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कुछ संसाधन इसमें ऐसे हैं जो नवीकरणीय है। अब नवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जल है। अब जल का रूप बदल सकता है लेकिन जल कभी नष्ट नहीं होता। तरल है, तरल से वाष्प बन सकता है, तरल से ठोस बन सकता है, ठोस से वाष्प या तरल बन सकता है। इसका रूप, भौतिक रूप बदल जाता है लेकिन कभी। इसी प्रकार हवा है, हवा की गुणवत्ता नष्ट हो सकती है लेकिन हवा कभी समाप्त नहीं होती। तो कुछ एक संसाधन है वो नवीकरणीय होते हैं, उनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अनवीकरणीय होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग नहीं कर सकते, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, वो अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें नवीकरणीय में दो और दे रखे हैं, निरंतर या प्रवाह। निरंतर जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, पानी, हवा, ठीक है। उसके बाद में एक दे रखा है जैविक। जैविक है इसमें प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि जैविक क्या होता है, जिनमें जीवन होता है, जो सांस लेते हैं वो जैविक होता है। तो जैविक में आता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। पेड़ पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं। अब पेड़ पौधे प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है कि ऐसे पेड़ पौधे जो बिना मानव हस्तक्षेप के उगे हों, जो बिना मानव हस्तक्षेप के, कि जिनको उगाने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं था, वो होती है प्राकृतिक वनस्पति। वन्य जीव जो प्राकृतिक वनों में रहते हैं, वन्य जीव होते हैं, और ये भी एक नवीकरणीय के अंतर्गत है। पेड़ पौधों को काट लिया जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं, फिर उग जाते हैं। इस प्रकार से एक प्रोसेस है वो चलता रहता है। इसी प्रकार जीव जंतु है, मरते रहते हैं, नए जीव जंतु जन्म लेते रहते हैं, तो वो एक नवीकरणीय के अंतर्गत आता है। अनवीकरणीय में कुछ संसाधन, जैसे कि अनवीकरणीय को दो भागों में बांटा है इसको। एक तो है अचक्रीय। अनवीकरणीय को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। अचक्रीय, अचक्रीय का मतलब जिनका हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते। अब वैसे तो अनवीकरणीय का अर्थ ये होता है इनका बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन अनवीकरणीय को फिर दो भागों में बांट दिया है। अब इसमें आप कंफ्यूजन देखना कि अचक्रीय का मतलब है जिसका हम सिर्फ एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? ईंधन क्या होता है, जिनसे ऊर्जा की आपूर्ति होती है। ईंधन क्या होता है, जिनसे ऊर्जा की आपूर्ति होती है। जीवाश्म ईंधन जो जीव जंतुओं से बना हो। जीव जंतुओं से कौन से बने हैं? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में पूछे कि अचक्रीय कौन से हैं, तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन होते कौन से हैं? जो जीव जंतुओं से बनते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। उसके बाद में एक है चक्रीय, वो भी है नवीकरणीय में, चक्रीय संसाधन। अब एक चीज इसमें देखो आप, नवीकरणीय, यहां पर जो नवीकरणीय, जैसे कि जल है, रूप बदल सकता है, नष्ट नहीं होगा। आपने समुद्र से निकाल दिया
तो नदियों के द्वारा या वर्षा के द्वारा समुद्र में जल की पूर्ति और हो जाएगी। अनवीकरणीय में क्या है कि ऐसे संसाधन जो एक बार, जैसे कि इसमें लोहा है, आपने भूमि से निकाल लिया तो वहाँ पर समाप्त हो गया, दोबारा से आसानी से नहीं बनेगा, उसको बनने में करोड़ों वर्ष लगेंगे, हो सकता है वहाँ पर बने या ना बने। इसी प्रकार जीवाश्म ईंधन है, यहाँ से निकाल लिए तो नष्ट हो गए। लेकिन चक्रीय में क्या आता है, धातुएं आती है। अब धातुओं का क्या है कि जहाँ से हमने निकाल लिए वो निकाल लिए, वो वहाँ से दोबारा धातुएं नहीं मिलेगी हमें। हाँ, लेकिन हम इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं, आसानी से ये नष्ट नहीं होती है, बार बार इनका उपयोग कर सकते हैं, वो चक्रीय के अंतर्गत आता है। उसके बाद में है मानव निर्मित, ये तो हो गया प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद में है मानव निर्मित। अब मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जो वस्तुएं हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। दूसरा हमारा कौन सा है इसमें, मानव निर्मित। अब मानव निर्मित है वो क्या है कि मनुष्य द्वारा बनाए हुए संसाधन है। एग्जाम्पल के तौर पर बांध मनुष्य ने बनाई, सड़कें मनुष्य ने बनाई, रेलवे मनुष्य ने बिछाई, जितनी बड़ी बड़ी इमारतें थी मनुष्य ने बनाई, ये सारे के सारे संसाधन है। संसाधन आपको पहले बताया था कि वो पदार्थ जिनसे मनुष्य का विकास हो, मनुष्य की आजीविका प्राप्त हो, वो संसाधन कहलाते हैं जो मनुष्य के उपयोग के लायक हो। तो चाहे इसमें सड़क है, रेलवे है, बांध है, नहरें हैं, ये सभी। अब नदियाँ मत लिख देना, इसमें नदियाँ हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत है आती है, जबकि बांध है वो मानव निर्मित में आएंगे। अब एक और है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानव। मानव खुद एक संसाधन है और मनुष्य के बिना किसी भी संसाधन का विकास नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर भूमि के अंदर हमारे पास कितना भी खनिज क्यों ना हो, लेकिन जब तक उनको निकालेंगे नहीं, जब तक उनका प्रयोग शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएंगे। हो सकता है कि हमारी भूमि के अंदर से लोहा है, कोयला, तांबा, सोना कुछ भी पड़ा हो, लेकिन संसाधन तभी बनेगा जब उसका उपयोग करेंगे। उसको निकालेगा कौन, मनुष्य। उसमें संशोधन कौन करेगा, मनुष्य। तो मानव एक खुद है बहुत बड़ा संसाधन है। उसके बाद में अगला है प्राकृतिक संसाधन, हमने पढ़ लिए थे। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं, एक इसमें जैविक और अजैविक। जैविक क्या होते हैं, जिनकी उत्पत्ति जैविक संसाधन। अब जैविक से पता चल रहा है जिनकी उत्पत्ति है वो जीव जंतुओं से होती है, वो जैविक होते हैं। जीवाश्म ईंधन, अपने अगर आपको याद है तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। एक है अजैविक, जिनकी उत्पत्ति है वो जीव जंतुओं से नहीं होती है, जैसे कि धातुएं, इनकी जीव जंतुओं से उत्पत्ति नहीं होती है, तो ये अजैविक के अंतर्गत आता है। फिर है सांस्कृतिक या मानव निर्मित संसाधन। मनुष्य के द्वारा सारे संसाधन जो बनाए गए मनुष्य के द्वारा हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया। रूपांतरण प्रक्रिया का मतलब होता है कि संसाधन को वस्तुओं में बदलना। रूपांतरण प्रक्रिया क्या होता है, रूपांतरण प्रक्रिया। संसाधन को वस्तुओं में बदलना। अब वस्तुओं में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, टेक्निकी या प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी, और ये प्रौद्योगिकी किसके पास है, मनुष्य के पास है। तो हमारे पर्यावरण उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया है वो प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संसाधनों के आपसी संबंधों में निहित है। अभी समझने की जरूरत है रूपांतरण क्या होता है, उसका बदलना। प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से बदला गया है। तो हमारे प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं उनसे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाना या उनका रूप परिवर्तन करना है, वो रूपांतरण प्रक्रिया कहलाती है। रूपांतरण प्रक्रिया कैसे होती है, प्रौद्योगिकी के कारण या संसाधनों के आपसी संबंध के कारण रूपांतरण प्रक्रिया होती है। संसाधनों का विकास कैसे होता है कि भूमि, वन, वन्यजीव, जल तथा खनिज हमारे देश के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। कृषि का आधार भूमि से उपयोग है। अब हमारे संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे कि भूमि। भूमि भी एक प्राकृतिक संसाधन है। अब भूमि का उपयोग देखो, कृषि के लिए भूमि का उपयोग होता है, या हम कहें कि मनुष्य की उत्पत्ति का आधार ही भूमि है। मनुष्य की उत्पत्ति का आधार ही भूमि है, क्योंकि कृषि के लिए भूमि का उपयोग होता है। चाहे उद्योग है, चाहे अनेक प्रकार के जितने भी कार्य करने हैं वो कैसे होंगे, भूमि से होंगे। जल के बिना जीवन ही नहीं है। प्रौद्योगिकी क्या काम आएगी अगर जल ही नहीं होगा तो जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है। अब इनका विकास कैसे करना है, संसाधन और उनका विकास का अर्थ होता है भूमि का उचित उपयोग करना, कि भूमि का उचित उपयोग करना। अब लगातार भूमि बंजर होती जा रही है, आने वाले समय में भूमि की उपलब्धता कम हो जाएगी तो लोगों के लिए परेशानी होगी। इसी प्रकार जल है, जल की गुणवत्ता को बनाए रखना। वन्य जीवन, वनों में जो जितने भी जीवों की विविधता है उसको बनाए रखना। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का
संरक्षण या संसाधन संरक्षण? संसाधन संरक्षण। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? बचाना। संसाधनों का संरक्षण है कि संसाधनों का उचित उपयोग करना, संसाधनों का उचित उपयोग करना। अब कई बार ये कह देते हैं कि संसाधन संरक्षण में संसाधनों का उपयोग बंद कर देना चाहिए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संसाधनों का उपयोग बंद कर देंगे संसाधन तो बच जाएंगे, लेकिन विकास की गति रुक जाएगी, मनुष्य का विकास नहीं हो पाएगा, जो आधारभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो संसाधनों का उचित उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। जितने संसाधनों की हमें आवश्यकता है उतने का ही उपयोग करें। जैसे कई बार हम जल को व्यर्थ बहा देते हैं, इसका मतलब हम संसाधन का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। हम भूमि का उचित उपयोग नहीं कर रहे हैं या भूमि का ध्यान नहीं रख रहे हैं, लगातार भूमि बंजर होती जा रही है, इसका मतलब ही यही है कि हम भूमि का या संसाधनों का संरक्षण नहीं करें। तो संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है या आने वाली संतान के लिए संसाधनों को बचा कर रखना है, तो संसाधनों का उचित उपयोग करना पड़ेगा। भूमि संसाधन, पहले बताया कि भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर यूं कहे कि भूमि से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है तो ये भी सच है। तो हमारा देश विशाल है, यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, अनेक प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती है और ये विशालता और विविधता अपने आप में महत्वपूर्ण है। उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उत्तर पूर्व के राज्य, वहाँ पर विशाल हिमालय पर्वत है। उसके दक्षिण में आते हैं तो मैदान है, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी भाग आता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ पर मैदान है। दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार है। तो अब इन सभी का अलग अलग महत्व है। मैदानों का महत्व कृषि के लिए है, तो मैदानों में जो भी भूमि है वो उसका उचित उपयोग करें ताकि लगातार वो बंजर ना हो, कृषि के लिए उपयुक्त रहे। प्रायद्वीपीय पठार है, वहाँ पर खनन के द्वारा खनिजों को निकाल जाता है, लेकिन वो भी तो एक संसाधन है, उनका भी उचित उपयोग करना जरूरी है। अब ये कहते हैं पर्वतों का क्या करेंगे, लेकिन हिमालय पर्वत भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, या भारत के जीवन का आधार मान सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से निकलती है और भारत में जल प्रदान करती है। अगर नदियां नहीं होगी तो फिर जीवन नष्ट हो जाएगा। तो तीनों का अपना अलग अलग महत्व, इसलिए भूमि का उचित उपयोग करना जरूरी है। भारत में भूमि उपयोग, अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। लेकिन पूरे जितना क्षेत्रफल है वो पूरा कोई समतल भूभाग नहीं है, उसका भी अलग अलग उपयोग है। परंतु हमें इसके 93% आंकड़े उपलब्ध है। 93% यानी कि कुछ एक चाइना, पाकिस्तान जिनके साथ की विवाद चलता रहता है उनके आंकड़े नहीं है। और इसके भारत में लगभग 46% भाग पर कृषि होती है। 46% भाग पर क्या होता है? कृषि कार्य होता है। अब भारत में मैदानी भाग देखें तो 43% है। कृषि मैदान कितने हैं? 43% है। जबकि कृषि कितने पर हो रही है? 46 पर। ये 3% कहाँ से आया? क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर सीढ़ीदार कृषि की जाती है, या फिर पठारी क्षेत्र है वहाँ पर कृषि की जाती है। अब जो 43% भूभाग जो मैदान है, सारे मैदान पर कृषि नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर सड़कें भी है, रेलवे भी है, भवन भी है। जबकि ये 40% क्यों? क्योंकि भारत में पर्वतीय पठारी क्षेत्रों पर भी कृषि की जाती है। मिट्टी या मृदा, मृदा का निर्माण है वो सेलों या चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। मृदा का निर्माण या मिट्टी का निर्माण है वो चट्टानों के टूटने फूटने, जैसे कि ये कोई चट्टान है, लगातार इसका अपरदन होता रहा है, चाहे इसके निकट से जल कोई नदी बह रही है तो इसको काट रही है, या फिर यहाँ से कोई हवा बह रही है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही है, तो यहाँ पर ये टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है, बिल्कुल बारीक कण, और यहाँ पर ये पड़ी रहती है और अंत में ये कण संगठित हो जाते हैं, जिससे कि मिट्टी का निर्माण होता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तापमान है, वर्षा का जल, या फिर नदी का जल, बहता जल, जो भी हमें लिख सकते हैं आदि, या जीव जंतुओं के अवशेष जिनको हम ह्यूमस कहते हैं। जीव जंतुओं के मृदा में या मिट्टी में जीव जंतुओं के अवशेष जिनको जैविक खाद भी बोलते हैं या ह्यूमस बोलते हैं, वो सभी मृदा में पाई जाते हैं। अब मिट्टियों के सामान्य वर्ग, अब मिट्टी को कितने भागों में बांटा जाता है? हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो मृदा या मिट्टी के प्रकार की बात करें, मृदा के प्रकार। अब पहली बात करते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण है वो नदियों द्वारा होता है। इस मिट्टी का निर्माण है
वो नदियों द्वारा होता है। नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्रों समतल भूभाग में आती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर आदि लेकर आती है और इस मिट्टी का बारीक मिट्टी एक स्थान पर जम जाती है और नई मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहती हैं। अब जलोढ़ मिट्टी है वो पंजाब उत्तरी भारत का विशाल मैदान है, वो जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और तटीय मैदान जो समुद्र के निकट लगते हुए क्षेत्र है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें कुछ एक तत्व है जैसे कि पोटास है, फास्फोरिक अम्ल है, चूना है, सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसमें ये सभी तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद में दूसरा है काली मिट्टी। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर ये मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है। इस मिट्टी का निर्माण है ज्वालामुखी के द्वारा हुआ। ज्वालामुखी क्या होता है? ये धरातल है, जैसे कि ये सरफेस है, यहाँ से तरल और तप्त मेघमा यहाँ आता है और एक परत के रूप में एक तरल पदार्थ जम जाता है और धीरे धीरे उससे अपरदन होने से एक मिट्टी बनती है जिसको कि काली मिट्टी कहते हैं। तीसरी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, अब ये मिट्टी भी अधिक तापमान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है और चट्टानों के अपरदन होने से बनती है। इसको लाल मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लोहे के कुछ कण होते हैं, लोहे की यौगिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है, इसको लाल मिट्टी कहते हैं। और ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पर पाई जाती है। चौथा इसमें है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, अब लेटेराइट शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लेटेराइट का अर्थ होता है ईंट। अब लेटेराइट मिट्टी जहाँ पर ईंट भट्टे लगे, जहाँ पर ईंट बनाई जाती है, वहाँ पर मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी ही पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है? जब अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण ऊपरी धरातल के, जिस धरातल पर हम खड़े हैं, यहाँ के बारीक कण भूमि के अंदर चले जाते हैं तो ऊपरी धरातल पर मोटे कण बच जाते हैं, जिसको कि लेटेराइट मिट्टी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, या इसको कहते हैं रेगिस्तानी मिट्टी। रेगिस्तानी मिट्टी या इसको मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। अब रेगिस्तानी मिट्टी है जहाँ पर वर्षा कम होती है, वनस्पति की कमी होती है, वहाँ पर रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि कण है वो एक दूसरे दूर दूर होते हैं और इस प्रकार की मिट्टी है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। और छठा है पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वत शब्द से हम समझ रहे हैं पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर पर्वत है, और भारत में मुख्य रूप से पर्वत कहाँ है? उत्तरी भारत में हिमालय पर्वत, वहाँ पर इस प्रकार की पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और सभी में इसकी अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है, सभी में अलग अलग इनके तत्व पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी, निक्सालन। निक्सालन क्या होता है? निक्सालन शब्दायित क्या होता है? जैसे ये है धरातल, यहाँ पर तापमान अधिक है, ऊपर से वर्षा हो रही है, अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ पर जो बारीक कण है, यहाँ के बारीक कण है वो बहकर नीचे यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर मोटे कण बच जाते हैं। उन मोटे कणों को क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। और जो अधिक तापमान, अधिक वर्षा के कारण जो बारीक कण भूमि के अंदर चले जाते हैं उसको निक्सालन या लीचिंग कहते हैं। भू अपक्षरण या मृदा अपरदन। भू अपक्षरण या मृदा अपरदन, इसको मृदा अवनयन भी कहते हैं, मृदा निम्नीकरण भी कहते हैं, मृदा अपरदन, मृदा अपरदन। अब इसको क्या कहते हैं? मिट्टी, मृदा की रेंगती हुई, मृदा की रेंगती हुई मृत्यु, मृदा की रेंगती हुई मृत्यु भी इसको कहते हैं। रेंगती हुई मृत्यु यानी कि जब किसी इंसान की मृत्यु बहुत ही बुरी तरह से होती है। इसी प्रकार इस मिट्टी की मृत्यु है, ये मिट्टी भी बहुत धीरे धीरे नष्ट होती है, तो मिट्टी की मृदा या मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। मृदा अपरदन का अर्थ होता है कि मृदा की ऊपरी परत का बह जाना, मृदा की ऊपरी परत का जल या वायु के द्वारा बह जाना है, वो मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के कारण क्या होता है? एक सबसे बड़ा तो होता है मृदा अपरदन के कारण वनों को काटना, वनों को काटना या वन उन्मूलन भी हम इसको कह सकते हैं। जब धरातल से वनों को काट लिया जाता है और उसके बाद भी वहाँ पर तेज़ हवा या नदी का पानी या तेज़ वर्षा होती है तो मिट्टी के कण है वो एक दूसरे से जकड़े हुए नहीं होते और उसके साथ ही बह जाते हैं। दूसरा है अत्यधिक चराई। अत्यधिक चराई, अब जब हम पशुओं को चराते हैं, जब पशुओं को चराते हैं तो उनके खुरों द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत है वो उखड़ जाती है। उसके बाद जैसे ही वहाँ पर तेज़ हवा आती है या तेज़ वर्षा होती है तो वो मिट्टी की ऊपरी परत उसके साथ बह जाती है, जिससे कि मिट्टी का अपरदन हो जाता है, भूमि लगातार वो बंजर होती जाती है। उसके बाद तीसरा है मूसलाधार वर्षा, या इसको हम तीव्र वर्षा भी लिख सकते हैं। तीव्र वर्षा जब कई बार अचानक वर्षा शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वर्षा हो तो पानी भूमि के अंदर ही जाता है, अचानक से वर्षा शुरू हो जाती है, मोटी बूंदों के रूप में वर्षा होती है तो मिट्टी भी उसके साथ ही बह जाती है। और उसके बाद में है
पहाड़ी ढालों पर ढाल की ओर जोत खेतना। चौथा कारण इसका क्या है? पहाड़ी ढाल, पहाड़ी ढाल। अब पर्वत है वो इस प्रकार से नुकीली आकृति में होते हैं क्योंकि वो सीधे नहीं होते। अब यहाँ पर हम इस प्रकार से कृषि करेंगे तो पानी नीचे आएगा, जबकि हमें यहाँ पर कौन सी कृषि? सीढ़ीदार इस प्रकार से कृषि कर, जिसमें घर में सीढ़ियाँ नहीं होती है। एक बांध बना लिया एक सीढ़ी के सामने, वहाँ पर कुछ फसलें बो दी, फिर उससे ऊपर वाली सीढ़ी पर, क्योंकि पर्वत है वो सीढ़ीदार आकृति में होते हैं, तो वहाँ पर एक सीढ़ीदार कृषि करनी चाहिए जिससे कि मृदा का अपरदन न हो, क्योंकि मृदा है मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनुष्य के जीवन का आधार है। सतत पोषणीय विकास, हमें इस प्रकार से विकास करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध रहे, भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति होती रहनी चाहिए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास करना चाहिए। अब एक सम्मेलन है इसमें, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरियो, बहुत लंबा नाम है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। ये कहाँ पर है? ये शहर का नाम ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील, ब्राज़ील का एक भव्य शहर है। भव्य का अर्थ क्या होता है? सुंदर। ब्राज़ील का भव्य शहर है, भव्य का मतलब होता है ब्राज़ील का सुंदर शहर है रियो डी जेनेरियो शहर। यहाँ पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, यानी कि पृथ्वी पर जो लगातार तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में लगातार तापमान बढ़ रहा है। उस तापमान की चिंता को व्यक्त करने के लिए या उस तापमान को कम करने के लिए यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम रखा गया था रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। 1992 में ये हुआ था, सन जून 1992 में। भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन क्या होता है? अब नियोजन का अर्थ होता है हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो वो एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत करते हैं। जैसे हम घर में कार्य करते हैं, स्कूल में कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम एक योजना बनाते हैं कि ये कार्य को इस प्रकार, इस प्रक्रिया से करना है। इसी प्रकार संसाधनों के उपयोग के लिए भी या संसाधनों के संरक्षण के लिए भी एक योजना बनाई जाती है जिसको संसाधन नियोजन कहते हैं। कि संसाधनों के उचित उपयोग के लिए नियोजन है वो सबसे अच्छा तरीका है कि संसाधनों का कहाँ पर और कब कितना उपयोग करना है। भारत के लिए इसका अधिक महत्व है क्योंकि भारत में संसाधनों का वितरण बहुत ही असमान है। अब भारत का क्षेत्रफल तो बहुत अधिक है, भारत का एक क्षेत्र तो ऐसा है जहाँ पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है जैसे कि दक्षिण भारत, और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर संसाधन है ही नहीं जैसे उत्तरी भारत, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर संसाधन की बहुत कमी है, संसाधन है ही नहीं। भारत में भूमि संसाधन, अब बार बार भूमि संसाधन के बारे में आ रहा है तो मैंने आपको पहले बताया कि भारत भूमि संसाधन, भूमि संसाधन। अब भारत में पर्वत भी है, पठार भी है और मैदान भी है। मैदान कितने बताए थे आपको? 43% या फिर 43% आपको मैदान बताई थी, और मैदानों का सबसे अधिक महत्व होता है। और भारत का लगभग 27% भाग है वो किससे घिरा हुआ है? पठारों से। 27% भाग पर है वो पठार है, और पर्वत है वो लगभग 30% भाग पर पर्वत है। 100% हो गए, 30% भाग पर पर्वत। तीनों का अपना अपना अलग महत्व बताया था। पर्वतों से नदियाँ निकलती है, 12मासी नदियाँ बहती है जो कि जीवन यापन के उपयोगी है। पठारों में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनको हम संसाधन भी बोलते हैं। खनिजों के बिना किसी भी देश का विकास मुश्किल है। और मैदान जो कि अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, वहाँ पर मुख्य रूप से है कृषि कार्य या फिर सड़क मार्ग, रेल मार्ग, अधिकतर जनसंख्या मैदानों में ही रहती है। तो तीनों का ही अपना अलग अलग महत्व है। तो आपको शुरू में जो विषय परिचय दिया गया, लेसन के शुरू में आप विषय वस्तु जानकारी दी गई है वो सारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद में है कुछ एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें पहला है ऑप्शन दिए हुए हैं, दूसरा देखो भारत के उन 3 राज्यों के नाम बताने हैं जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे सामने ये आंसर आते रहेंगे। वैसे काली मिट्टी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश इन कुछ एक राज्यों में पाई जाती है। फिर है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये पूर्वी तट का मतलब क्या है, ये कौन सा है, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये जो क्षेत्र है ये तट कहलाता है, समुद्र तट के निकट का क्षेत्र है ये तट। और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कारण यहाँ पर महानदी बहती है।
यहाँ से गोदावरी नदी आ गई, उसके बाद में कृष्णा नदी और फिर यहाँ पर है कावेरी नदी। अब ये नदियों ने क्या किया कि यहाँ से मिट्टी को बहाकर लाई और जब अपना जल समुद्र में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, इनकी गति कम हो जाती है और यहाँ पर मिट्टी जमा करना शुरू कर देती है, जिससे कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। फिर है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। पग शब्द दे रखा है, उसका कदम है, एक तो है सीढ़ीदार कृषि करनी चाहिए, दूसरा होता है अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, अति चराई पर रोक लगानी चाहिए जिससे कि अपने आप, और एक अवनाली का अपरदन, जब पानी है वो तेज़ गति से चलता है तो वहाँ पर छोटी छोटी नालियाँ बन जाती है, अगर उन नालियों को ना भरें, दूसरे साल या अगले वर्ष यहाँ पर फिर पानी से नाली से बहता है या नाली से बहता है तो फिर उसका आकार बड़ा हो जाता है और अंत में वो गहरा खड्ड बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर जो भी अवनाली का छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं उनको प्रत्येक वर्ष मिट्टी के द्वारा भर दिया जाए। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। जैव संसाधन वो होते हैं जो जैव मंडल से उत्पन्न होते हैं या जिनमें जीवन होता है, मानव, वन्य प्राणी, पशु, जीव जंतु सभी हो गए। अजैव क्या होते हैं, जिन निर्जीव वस्तु शामिल होती है, जिनमें जीवन नहीं होता, वो धातुएं होती है। तो आपको ये करना, इतना करना है, उसके बाद में कल करते हैं। थैंक यू।